बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो दो ऐसी एग्जांपल्स, दो ऐसी मिसालें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद तश्कील दिया गया, हुकूमत के खिलाफ जिस तहरीक का आगाज़ किया गया है, ये तहरीक आगे जाने की बजाय इसे कैसे रिवर्स गेयर लग चुका है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, चंद रोज पहले नैब ने मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर तंग क्यों है, सुप्रीम कोर्ट नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार क्यों कर रही है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, कल 4 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कौन से दो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है और इन दो अहम केसेस की समाअत के बाद कौन सी खबरें जनरेट होंगी जिसकी पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है, आगे जाने की बजाय इसे कैसे रिवर्स गेयर लग चुका है। नाज़रीन, पीडीएम का जो आखिरी मरकजी इजलास हुआ लाहौर जाती उमरा में, इस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मौलाना फजल रहमान की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, जिसमें यह बताया गया था कि आज के इस इजलास में एक तो यह फैसला किया गया है कि पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और यह फैसला भी किया गया है कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन में धांधली के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। और यह बताया गया था कि फिलहाल आज के इस इजलास में यह फैसला नहीं किया गया कि आया के सेनेट के इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है नहीं लेना, लेकिन हमने आप नाज़रीन को बताया था कि इस इजलास में यह फैसला भी हो चुका है कि सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाएगा और हुकूमत के लिए सेनेट के इलेक्शन में मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अब मैं एक मिसाल सबसे पहले आप नाज़रीन के सामने बयान करना चाहूंगा जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि तहरीक आगे नहीं बल्कि पीछे की जानिब गामजन है, क्योंकि इस इजलास में यह फैसला किया गया जिसका ऐलान भी किया गया था कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने 2018 के इलेक्शन में धांधली के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। तो ये 2-2.5 साल के बाद अपोजिशन की जमातें दोबारा उसी पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के बाद भी तमाम अपोजिशन की जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने इसी तरह से धांधली के इल्जामात जो लगाए जा रहे थे उस पर प्रोटेस्ट किया गया था, इलेक्शन कमीशन के सामने, शारा दस्तूर के सामने, इस्लामाबाद में। तो दोबारा से 2-2.5 साल के बाद घूमने के बाद अपोजिशन की जमातें जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, दोबारा से वही एहतजाज का सिलसिले का आगाज होने जा रहा है कि हम इलेक्शन में धांधली के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे 19 जनवरी को। दूसरी जो मिसाल मैं आप नाज़रीन के सामने शेयर करना चाहता हूं वो मिसाल ये है कि पीडीएम के इस इजलास में जो कि 1 जनवरी को हुआ था लाहौर में जाती उमरा में, इसमें एक गैर एलानिया फैसला भी किया गया। वो फैसला जो है वो अवाम को नहीं बताया गया, मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया और वह फैसला ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई जाएगी। ना सिर्फ ये तहरीक अदम एतमाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के इस ऑप्शन को पंजाब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बलोचिस्तान असम्बली में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस हवाले से फैसला मुशावरत ये शुरू कर दी गई है कि सबसे पहले आया कि लॉन्ग मार्च किया जाए, हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च निकाला जाए, या फिर उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इससे पहले जब 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ये इत्तेहाद तश्कील दिया गया था, तो जो भी इजलास बुलाए गए थे, पीडीएम के मरकजी इजलास बुलाए गए थे, उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक से ज्यादा मरतबा ये तजवीज़ जो है वो पीडीएम के सामने रखी गई थी। अपोजिशन के जमातों के सामने ये तजवीज़ आसिफ अली जरदारी ने रखी थी कि हमें कोई भी इंतहाई इकदाम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये जो जमहूरी सिस्टम है ये डिरेल हो, बल्कि हमें तमाम जो जमहूरी ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं तो हमें बलोचिस्तान असम्बली में, हमें पंजाब असम्बली में और इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। तो यह बात भी फैसला कर लिया गया है कि अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इस तजवीज़ से मुस्लिम लीग नवाज ने इत्तफाक किया, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस तजवीज़ से जो है वो इत्तफाक नहीं किया गया। और मौलाना फजल रहमान का यही कहना था, जो उनका पहला मौक़िफ़ था, कि इससे पहले भी हम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर चुके हैं, वहाँ पर हमारे पास अक्सरियत भी थी, लेकिन जब ये तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश की गई, सेनेट में पेश की गई, तो वहाँ पर हमारा क्या हशर हुआ। अक्सरियत होने के बावजूद अगर हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो इस तहरीक का भी वही हशर हो सकता है जो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ हमारी तहरीक अदम एतमाद का हुआ था।
लेकिन तमाम जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें जमात उलमा इस्लाम फे को छोड़ के उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि अभी हम इस बात का ऐलान नहीं करेंगे, अभी इस मामले पे मुशावरत की जाएगी कि आया कि लॉन्ग मार्च पहले करना है या इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लेकर आनी है। लेकिन यह फैसला कर लिया गया है कि तहरीक एतमाद लाएंगे। तमाम जो ऑप्शन हैं, जो आईनी ऑप्शन है, उन्हें इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान के पास नाज़िम माफी चाहता हूं, लेकिन मौलाना फजल रहमान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। एक तो यह है कि वो इस तहरीक से अलग हो जाएं और अपनी सोलो फ्लाइट लेके चलें वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इस पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा रहें बतौर प्रेसिडेंट भी, और जो अपोजिशन की दीगर जमातें तजावीज़ देते हैं उनके ऊपर एग्री करें। क्यों? और मौजूदा हालात में भी जब नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को सवालनामा जारी किया जा चुका है, जिसमें उनके असासों के हवाले से तफसीलात भी मांगी जा रही हैं, और मौलाना फजल रहमान ने वो पहले सवालनामे पर तफसीलात देने से इनकार कर दिया था, तो इस सारे हालात में मौलाना फजल रहमान के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि इस इत्तेहाद से अलग हो पाएं। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद से अलग होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये गैर एलानिया तौर पर फैसला कर लिया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक भी वज़ीर आज़म इमरान खान या उस्मान बुज़दार या वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जो है वो लाने का ऑप्शन जो है वो उसे एक्सरसाइज किया जाएगा। कब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, इस हवाले से मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। और ये खबर दी है हमारे सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज साहब ने आज के रोजनामा जंग में, रोजनामा दुनिया में अपने नाम के साथ एक्सक्लूसिव किया, उनकी खबर है। और वो बड़ी बारीक बीनी से मुस्लिम लीग नवाज की और पीडीएम की इस किस्म की मीटिंग्स को कवर करते हैं, अपने सोर्सेज से ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिसे कभी भी पीडीएम की जानिब से जो है वो उसकी तरदीद नहीं की गई, कभी भी पीडीएम की जानिब से तारिक अजीज साहब की खबरों को डिनाई जो है वो नहीं किया गया। तो एक बड़ी खबर है कि पीडीएम में जिस चीज़ों से इनकार किया जा रहा था, अब दोबारा उन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वापसी का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है पीडीएम की इस तहरीक को, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो दूसरी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जो चंद रोज पहले ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर तंग क्यों नजर आती है? सुप्रीम कोर्ट ने नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर जो है वो तशवीश का इजहार क्यों किया है? नाज़रीन, कल 4 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माज़रत चाहूंगा, आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहद चीमा साबिक चेयरमैन LTA, उनकी दरखास्त जमानत से मुतल्लिक एक अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। आशियाना स्कैंडल में तो अहद चीमा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच पहले ही जमानत दे चुका है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी अहद चीमा को जमानत पर रिहाई नहीं मिली थी, क्योंकि नैब ने उनके खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का एक अलग से दूसरा मुकदमा जो है वो बना रखा है। तो कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल शामिल हैं, 2 और जजेस भी शामिल हैं, जो अहद चीमा की दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अहद चीमा साहब को जो आशियाना स्कैंडल में जमानत दी गई थी, इस जमानत के मुकदमे की समाअत के दौरान और डॉक्टर डिंशा की जमानत के मुकदमे की समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में, जिसके सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ही थे, नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया गया था। और अदालत का यह कहना था कि आपने 2.5 साल तक जो है वो उमर चीमा को जेल में रखा है, तो ये क्या तरीकाकार है कि नैब को मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेता है? और गिरफ्तार अगर करना भी है, कोई तहकीकात आपने करनी है, तो उसका यह मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद उससे तहकीकात कर ली जाए और तहकीकात के बाद उसे छोड़ दिया जाए, और छोड़ने से पहले उसका नाम ECL में डाल दिया जाए, उसका पासपोर्ट जो है वो नैब अपनी तहवील में रख ले, अपने पास रख ले। तो इस तरह से जो बर्डन है जो सुप्रीम कोर्ट पे आता है, जो हाई कोर्ट पे चला जाता है ऐसे मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि वो जमानत के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट से रजू करते हैं, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। और ये ऐसे जुराइम में मुलविस नहीं होते कि अगर इन्हें आप नैब रिहा भी कर देगा तो नक्स अमन का कोई खदशा पैदा हो सकता है, ये अदालत की जानिब से कहा गया था। इसी तरह से डॉक्टर डिंशा की जमानत के मुकदमे में भी अदालत का ये कहना था कि नैब की गिरफ्तारियों का तरीकाकार क्या है, पॉलिसी क्या है, इस हवाले से मुफस्सल जवाब अदालत ने नैब से मांग रखा है। बल्कि यह भी कहा गया था अदालत की जानिब से कि अगर नैब इन गिरफ्तारियों के हवाले से जो भी उसकी पॉलिसी है अदालत को मुतमईन नहीं कर पाया, तो फिर चेयरमैन नैब को अदालत में आना होगा, और जो भी पॉलिसी है ऐसे मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से, उस गिरफ्तारी के हवाले से चेयरमैन नैब खुद जो है वो अदालत में आकर अदालत को मुतमईन करेंगे। तो कल अहद चीमा की दरखास्त जमानत के हवाले से भी कोई अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ सकती है। और दूसरा जो अहम केस कल जिसकी समाअत होने जा रही है वो है
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की समाअत जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था, जिसकी समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस याया फरीदी शामिल हैं। तो कल इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो समाअत होने जा रही है, इसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसमें सूबों को नोटिस जारी किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें अटॉर्नी जनरल को अलग से एक आज़ाद मुआवनत देने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो सकता है, सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस किया जा सकता है। और कल जो एक अहम बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि हो सकता है कि जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जो नहीं चाहती कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, बल्कि जो एक मुजवजा तरीकाकार है सीक्रेट बैलेट के जरिए, और आसिफ अली जरदारी भी यही चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए हो, ताकि वो अपनी सियासी जो तजर्बा है उसे फायदा उठाते हुए हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्रवाई में फरीक बनने के लिए कोई दरख्वास्त जो है वो सामने आ सकती है।